नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर पलट गए। काहे से पलट गए? अभी 48 घंटों में इतना कुछ क्या हो गया? अभी तो अलास्का में मिले थे, जा करके कोली भरी थी, तू मेरा भाई है, मैं आपस में बात करेंगे। फिर जाकर वहाँ पे उनको वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में बुलाया और यूरोपियन यूनियन के लीडर आए, फ्रांस के लीडर आए, डेनमार्क के लीडर आए, ब्रिटेन के पीएम आए, जेलेंस्की आए, यूक्रेन के राष्ट्रपति आए, इतने सारे राष्ट्रपति आए। उसके बाद में ऐसा क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप फिर पलट गए और पलटते हुए एक और बयान जारी कर दिया कि हम जो है यूक्रेन को हवाई सेवा दे देंगे, मतलब अपने फाइटर जेट वगैरह दे देंगे। जो अमेरिका की जो सेना है वो डायरेक्ट यूक्रेन में एंट्री नहीं करेगी, मतलब युद्ध में शामिल नहीं होगी, पर जो है कुछ जो फाइटर जेट है या जो हवाई रिलेटेड कुछ जो इक्विपमेंट है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर पलट गए। एक तरफ तो वो शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा पहला प्राणी है जो शांति का पुरस्कार अशांति करके लेना चाहता है। शांति का ऐसा पुरस्कार चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल अशांति करके चाहिए। मतलब अब तो ऐसी स्थिति आ रही है कि घर में कहीं झगड़ा हो रहा हो हस्बैंड और वाइफ का, और ये जाकर उनके बीच में शांति करा दे और वो इन्हें रिकमेंड कर दे कि भाई इनको शांति का पुरस्कार दे दो, ये शांति के पुरस्कार के लायक हैं। शेयर बाजार पे भी चर्चा करेंगे, उससे पहले उन्हें फिर याद आ गया है कि यार वो हमारे यहाँ पे तो एक जयराम पवेल करके फेडरल बैंक का चेयरमैन भी है। फिर उस पर भड़क गए, बोले तूने रेट कट नहीं किया, मतलब जैसे हमारे यहाँ ब्याज दरों में कमी हो रही है ना, तूने रेट कट नहीं किया, जिसका जैसे अमेरिका में महंगाई हो रही है और तुम ना सबसे ख़राब हो, तुम तनख्वाह पा रहे हो बेमतलब में, कुछ काम करते नहीं हो। ये एक आदमी ऐसा है जिसे मैं कल भी कह रहा था कि ये कब क्या बोल देगा इसको खुद नहीं मालूम। अभी ये शांति कराई, अलास्का में मिले, इतने सब ताम झाम जोड़े, उसके बाद सब यूरोपियन लीडरों को बुलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया और वाइट हाउस में बिठाया, चाय पानी नाश्ता करा। उसके बाद में इन्होंने कर क्या दिया? कह दिया कि हम जो है यूक्रेन को मदद दे देंगे, काहे की जो एयर मदद है वो देंगे, फाइटर जेट देंगे। या अब ये एक तरह से रूस को भड़काने वाला बयान नहीं है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि आनी अभी बाकी है रूस की तरफ से। रूस इसके ऊपर आधिकारिक रूप से क्या बयान देगा वो मैटर है। अब बात करें चीन की, तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत में हैं और चीन की तरफ से भारत को पहले ही सौगात मिल चुकी है। रेल अर्थ मटेरियल को लेकर के जो रोक लगा रखी थी वो हटा दी गई है, स्पेशल फर्टिलाइजर को लगा कर जो रोक लगा रखी थी वो हटा दी गई है। ये दो रोकों को हटा दिया गया है और आगे भी जो भारत और चीन के बीच में हवाई यात्रा 2021 से रुक गई थी, तो विमान सेवा भी जल्दी शुरू की जा सकती है। लेकिन भारत और चीन की जो बढ़ती हुई करीबियाँ हैं, जो उससे जो अमेरिका है उसकी आंखों में खोबा गड़ रहा है। वो बार बार पाकिस्तान को गौंपचे में ले लेता, आजा बेटा एक रोटी दो बोटी खा के जा। तो ये स्थिति ना जियो पॉलिटिक्स में बड़ी गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। इधर अमेरिकी डॉलर का स्वामित्व बढ़ते हुए देख कर आरबीआई ने कुछ डॉलर जो वो मार्केट में रिलीज कर दिए। मार्केट में रिलीज करने से थोड़ा सा डॉलर रुपये के अगेंस्ट में थोड़ा सा नरम पड़ता नजर आ रहा है। अभी हमारा जो रुपया आज जिस हिसाब से एफआईआई बेच रही है उस हिसाब से रुपया होता है हमारा 88-89, लेकिन आरबीआई ने डॉलर संभाल लिया है। आरबीआई ने कुछ पैसा जो है डॉलर के फॉर्म में मार्केट में उतार दिया, जिससे रुपया हमारा 87 में स्टेबल बना हुआ है। क्योंकि जब ज़्यादा रुपया गिरता है तो बाजार, शेयर बाजार और भी ज़्यादा गिरता है। अब बात कर लेते हैं कॉमोडिटी में। थोड़ा सा आंकड़े पर नज़र डालते चलते हैं शुरू से एफआईआई की। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने कल 400 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर की बात करें, मतलब स्टॉक फ्यूचर में, तो उन्होंने 1725 रुपये का माल खरीदा है कल की डेट में। बात करें तुम्हारा डीआईआई की, मतलब घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने 2300 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। ऑल ओवर अगर बात करेगा तो डीआईआई तो लगातार माल खरीद रही है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का माल डीआईआई खरीद चुकी है। एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 8-9 पर बनी हुई है, बहुत मतलब कमज़ोर है। बात करें सोने की, तो सोना जो है थोड़ा टूट कर 98,700 रुपये पर आ गया है और जो चांदी है वो 1,11,400 पे बनी हुई है। 1300 चांदी टूट गई है। बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव क्या है, तो 98 रुपये डॉलर बना हुआ है। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ओपेक्स की शांति हुई थी, 64 पे आ गया था, फिर से क्रूड ऑयल में थोड़ा सा उबाल आया और $66 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल आ गया है। रुपया हमारा 87 रुपये 15 पैसे पे आ गया है और जो विक्स है वो 13.35 पे बना हुआ है। ये तो है। अब एक और झटका लग गया है लोगों को। झटका क्या लग गया है? देखो साथियों, एयरटेल ने जो अपना 249 रुपये का प्लान था वो बंद कर दिया है, जिसको अब 299 रुपये का कर दिया गया है।
और जो जियो है, जियो की तरफ से जो 249 रुपये का प्लान दिया जाता था वो भी अब बंद कर दिया गया है और अब भी उसे 299 रुपये का कर दिया है। अब इसमें 249 वाले प्लान में क्या था साथियों, जियो ने 149 का जो प्लान 249 का जो प्लान था उसमें 1 GB डाटा देती थी, 28 दिनों के लिए देती थी। ऐसे ही जो जियो एयरटेल है, एयरटेल 249 रुपये में 1.5 GB डाटा देती थी और 28 दिन के लिए देती थी। इन दोनों कंपनियों ने ये प्लान बंद कर दिया है। इस प्लान को बंद करके इन्होंने एक प्लान लागू कर दिया है 299 रुपये का 28 दिन के लिए 2 GB डाटा के साथ में। अब इससे इन कंपनियों का क्या इफेक्ट पड़ेगा साथियों, इन कंपनियों का जो आरपीयू है, आरपीयू किसी भी जो टेलीकॉम कंपनी होती है उसका मेन रीड होती है। आरपीयू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो इनका आरपीयू कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब वोडाफोन को भी फिर भंडारे में सब्जी मिल गई। वोडाफोन को भंडारे में कैसे सब्जी मिल गई कि जब इन्होंने अपना रिचार्ज प्लान ख़त्म कर दिया है वो 249 वाला, तो इस बार हो सकता है वोडाफोन आइडिया भी घोषणा कर दे कि भाई देखो अब इनके लिए 299 का नहीं है तो मैं भी 299 से नीचे रिचार्ज प्लान नहीं बेचूंगा, मेरा भी जो प्लान होगा वो 299 का होगा। तो उसको भंडारे में फिर सब्जी मिल गई, मतलब उसको भी थोड़ा सा डूबती नैया को थोड़ा सहारा मिल जाएगा वोडाफोन आइडिया को। लेकिन जेफरीज तो वोडाफोन को संभलने नहीं दे रही। जेफरीज ने टारगेट निकाल दिया है कि वोडाफोन आइडिया तो 6 रुपये पे जाएगा मतलब गरीबी में आटा गिला हो रहा है। ऐसी ऐसी तो फर्म जो ब्रोकरेज फर्म रिपोर्ट निकाल रही है कि आदमी करे तो करे क्या। अब अगर बात करें कि इससे इन कंपनियों के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे कंपनियों का, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें या एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें वोडाफोन आइडिया तो खैर कुछ नहीं, उसका तो पहले ही लॉस में है वो तो, लेकिन जियो और एयरटेल को लगभग 15 से 17% का जो है ना वो बेनिफिट मिल जाएगा इससे। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही चला रहा है, जो 249 रुपये का रिचार्ज कर रहा है, वो अब 299 रुपये का रिचार्ज करेगा। 299 रुपये का रिचार्ज करेगा मतलब प्रति रिचार्ज एक आदमी पर 50 रुपये एडिशनल बर्डन पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अगर 249 का कंटिन्यू रखता है वोडाफोन आइडिया, तो ये वोडाफोन आइडिया को जो कस्टमर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया की जो सर्विस है वो उतनी बेटर क्वालिटी की नहीं है, उतनी 5G सेवा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि जो एयरटेल और जियो के कस्टमर है ना वो 299 दे के भी एयरटेल और जियो के साथ बने रहें। क्योंकि एयरटेल और जो जियो है ना ये कहीं ना कहीं प्रीमियम क्लास को कैटर करता है। और जो व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, मतलब किसी की फर्म चल रही है, कोई बड़ा जिसको मतलब हाई फाई काम है, जैसे बिना फ़ोन के काम ही नहीं चलेगा, वो ज़्यादातर अगर वो हाईटेक सिटी में नहीं है या मेट्रो सिटी में नहीं है तो वो तो एयरटेल और जियो को प्रेफर करता है, क्योंकि नेटवर्क बढ़िया है, फ़ोन भी जल्दी लग जाता है। और अगर कोई किसान आदमी है या मतलब जिसको अगर वो मेट्रो सिटी में है जहाँ काम चल रहा तो बात दूसरी है, नहीं तो वो सोचता है यार ठीक है चल रहा तो चलने दो। अब BSNL की बात करें, ये BSNL में डाइवर्ट हो सकते हैं कि इससे कस्टमर ना, क्यों नहीं होंगे, कारण है BSNL की सर्विस, उसके कारण ये चीज़ें आ रही है। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप पे नज़र डाल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मतलब उनका ना दिमाग जो सोकर उठते हैं तो सुपने में कुछ ना कुछ वो याद कर लेते हैं कि अभी मुझे ये करना है। अब उन्होंने जो कॉपर और एल्युमिनियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे ना उनके ऊपर फिर से जो 50% की ड्यूटी थी ना उसमें 400 प्रोडक्ट और ऐड कर दिए कि भाई अब ये 400 प्रोडक्ट ऐड कर लो। वही कारण रहा कि आज जो है ना तुम्हारे निफ्टी मेटल में जो स्टॉक है ना वे तनाव में दिखे आज। कारण है डोनाल्ड ट्रंप। ये जब बोलते हैं ना उठते से ही बोल देते अरे यार ये क्या हो गया, एक काम करो ऐसे कर दो, और कर दिया। 400 प्रोडक्ट ऐड करने से क्या होगा कि उनके ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ जाएगा, तो उन कंपनियों को जो व्यापार करना भारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा GST इन्फॉर्म की, कि GST का जो इन्फॉर्म आ रहा है उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो JOM की जो बैठक है वो अभी 2 दिनों की जो बैठक है वो जारी है, जिसमें जो देश की वित्त मंत्री हैं वो भी शामिल होंगी। 2 दिवसीय बैठक है तो उसको कहीं ना कहीं अब जो ना उसमें जो उसकी रूपरेखा तैयार होगी, GST कितना रहना चाहिए, उसके ऊपर क्या बातचीत होगी, कैसा करना है कैसा नहीं करना है, तो या किन किन जो प्रोडक्ट हैं किन को 18% GST से 5 में लाना है, किसको 28 वाले से 5 में लाना है, या किसी को इस तरह की जो प्रोडक्ट है ना उन पे एक रूपरेखा तैयार होती सी नजर आएगी। स्थिति ना बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब बात करें HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। HAL को भारत सरकार से 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। काय का ऑर्डर मिला है? 97 फाइटर जेट बना के देगी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। वो इसीलिए आज आपको देखा कि झुमझुमा चल रहा था। कारण ये है कि जो भारत सरकार है उसने भारत सरकार में भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर मिला है कि भैया आपको 97 फाइटर जेट बना के देने, जिसकी जो
ऑर्डर की कीमत है वो लगभग 62,000 करोड़ रुपया है। तो इस जाहिर सी बात है कि अब जो ना HAL, BEL जितने भी पहले एक तरह से शांतिपूर्ण बने रहे थे, अब शांति से मोदी जी ने रह नहीं दे रहे। पहले हमारे लिए बनाओ और फिर अगर खाली बैठे हो तो दूसरे बनाओ, हम दूसरे देशों को बेचेंगे। तो अब ना उसको ऑर्डर मिल गया है, इसीलिए आज स्टॉक में रंगारंग बात रही। आज अगर इंडेक्स वाइज बात कर लें कौन से इंडेक्स में क्या रहा, तो अगर आज सबसे बात कर लेते हैं अमेरिका की बाजार की, तो जो अमेरिका का बाजार है वो मिला जुला कारोबार रहा। नैस्डैक, डाउ जोन, S&P 500 सभी मिले जुले, कोई 200 पॉइंट नीचे तो कोई 200 पॉइंट ऊपर, इस तरह से मिला जुला कारोबार दोनों के बीच में देखने के लिए मिला। बात करें भारत के यहाँ, तो भारत में निफ्टी IT बढ़िया रंगारंग 1 से लेकर 3% का मूवमेंट दिखा। निफ्टी FMCG उनमें भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा था, कोई 1% ऊपर था, कोई 3% ऊपर था, कोई 2% ऊपर था। निफ्टी इंफ्रा से रिलेटेड जो स्टॉक थे वो भी 1 से 3% के आसपास ऊपर थे। मतलब ये इंडेक्स ऐसे थे जिन इंडेक्सों में मूवमेंट दिख रहा था। मूवमेंट किसकी वजह से दिख रहा था? मूवमेंट दिख रहा था कंजप्शन बढ़ने की वजह से। ठीक है, बात करें निफ्टी फार्मा की, तो जो गिरने वाले इंडाइसिस थे जो 1 से लेकर 3% तक टूट गए, उनमें तुम्हारा निफ्टी फार्मा आता है और निफ्टी मीडिया आता है और निफ्टी तुम्हारा जो प्राइवेट बैंक्स इस तरह की, तो उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी का रुझान दिख रहा था। लेकिन अगर बात करें इंडाइस वाइज कि कौन ज़्यादा अभी मजबूत दिख रहा है, तो साथियों मजबूती स्थिति जो है ना तुम्हारा FMCG, क्योंकि कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा, वो उस पर भी बढ़ावा मिल रहा है। तुम्हारा जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज जो बैंक है, उनमें ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जो बात स्थिति है ना बन के नज़र ये आ रही है कि भारत के लिए अब गोल्डन पीरियड है। पहले जैसी अब बात नहीं रही। पहले हम निर्भर थे, आज निर्भर नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए का अगर FII जिस तरह से माल बेच रही है, अगर DII नहीं खरीदती तो जो तुम्हारा निफ्टी है ये मिलता तुम्हारा 15,000। पर वो कारण क्या है? निफ्टी को ऊपर ले जाने में और संभालने में। FII ने माल बेचा है 2 लाख करोड़ का जनवरी से अभी तक, और DII ने माल खरीदा है 5.25 लाख करोड़ का। मतलब 3 गुना माल खरीद लिया, ऐसे मान लो आप। और इसी पिछले महीने का ये आंकड़ा देखें तो 60,000 करोड़ का माल DII ने खरीदा है, 60,000 करोड़, और FII ने बेचा है 47,000 करोड़ का। तो भाई साहब जितने का FII बेच रही है उसने का तो DII खरीद ली, उससे ज़्यादा का खरीद रही, इसलिए तुम्हारा जो बाजार है ना वो बना हुआ है। और अभी ना ये एक तरह से अच्छा भी है। देखो क्या है कि जो पैसा आपका FII से DII में शिफ्ट हो रहा है या रिटेल में शिफ्ट हो रहा है ना, तो वो क्या भारत का पैसा है। उससे एक तो भारत का जो एक बेस तैयार हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब अगर पैसा हमारा जा रहा है तो मतलब हम निर्भर नहीं रहेंगे। निर्भर से मतलब कि अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प हमसे नाराज है ना, कारण यही दिख रहा है कि आपको FII उसे क्या बोल दिया, खत्म, बेच दो, काम खत्म। भाई बाजार को संभालने में हमारे जो DII है ना उनका बहुत बड़ा योगदान है। LIC है, HDFC है, ICICI बैंक है, या तुम्हारा SBI है, कैनरा बैंक है, या जितने भी म्यूचुअल फंड है ना जिनमें SIP के माध्यम से रिटेल बाद जो आदमी 2,000, 3,000, 5,000 डालता है, जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझता, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। वो पैसा अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड पे जाता है। जब म्यूचुअल फंड पे जाता है तो म्यूचुअल फंड उसे माल को खरीदता है। कुछ तो खरीदेगा जब तो उसकी NAV बढ़ेगी। भाई अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाले, उसे 10 रुपये की NAV से 10,000 शेयर मतलब यूनिट मिल गई, पता चले उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो उसकी NAV कैसे बढ़ेगी? NAV तो तब बढ़ेगी ना जब उसका जो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है ना वो उसमें कोई कहीं तो माल उठाएगा, कहीं तो कुछ तो करेगा। जब वो कुछ करेगा तो उसकी NAV बढ़ेगी। NAV बढ़ेगी तो ऑल ओवर जो डिमांड है वो आएगी। डिमांड आएगी तो स्टॉकों के भाव ऊपर जाएंगे। अन्य FII तो बैठे ही हैं। अब FII भी त्रास हो गए। FII अब आप एक बार नोटिस करिए कि FII जो है ना वो फ्यूचर में खरीद रहे हैं। अब जो बेच रहे हैं यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में खरीद रहे हैं, क्योंकि जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का इनका जो पुट कॉल रेशियो है ना वो मतलब अभी भी ओवरसोल्ड है। अभी भी कोई निफ्टी ने इतना मूवमेंट नहीं दे दिया, ना कि इन्होंने शॉर्ट काट दिया। अभी भी इनके शॉर्ट बचे हुए हैं। जो FII है यहाँ से भी ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये मान के चलो आप। लेकिन जो ट्रम्प है, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप में ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि भाई तेरा भाई जोगिंदर है, कब क्या कह देगा इस बात की कोई भरोसा नहीं है, ना करना। वो तो डोनाल्ड ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प रात को कुछ बोल के सोते हैं, सुबह क्या बोल देते हैं वो उन्हें खुद को नहीं मालूम। अगर उनसे पूछ लो कि तुमने यार ये बोला था रात को, अच्छा,
उनका ऐसा भी हो सकता है वो रात को बोल दे पुतिन मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। भाई अभी उन्होंने कल ही तो बात करी थी पुतिन से, कल ही फ़ोन पे बात करी थी कि देखो भाई मैं युद्ध शांत कराना चाहता हूँ और मैं जो है दोनों की मीटिंग करा देता हूँ टेबल पे। थोड़ी देर बाद बयान दे दिया, बोले मैं यूक्रेन को जो है हवाई वो दूंगा, मदद दूंगा। भाई हवाई मदद देगा मतलब, और इधर यूक्रेन के ऊपर रूस ने और भी ज़्यादा हमले अटैक कर दिए। तो ना समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे। शांति का पुरस्कार अशांति कर लेना चाह रहे। मतलब इससे तो तुम उन्हें बोल दो ना कि यार मुझे नोबेल पुरस्कार दो। तो समस्या ये है कि उसे नोबेल पुरस्कार तब मिलेगा जब उसे कोई नॉमिनेट करे। भारत ने उसे मतलब रिग्रेट कर दिया तो उसकी आंखों में खड़ा करा है भारत। मार्केट में बड़ा उल्टा जुल्टा काम चल रहा है, अभी पता नहीं चल रहा कि किस तरफ ऊँट बैठ जाएगा। अभी पता ये नहीं है। देखो भारत के लिए तो अच्छी खबर ये है पहली बात कि चीन से जो रियल अर्थ मटेरियल को लेकर सप्लाई थी वो चालू हो गई, स्पेशल फर्टिलाइज़र को लेकर चालू हो गई। तो इसलिए भारत के लिए तो अच्छी खबर है। चिंता नहीं करें, घबराएं नहीं। इतना ज़रूर करें, जिन कंपनियों के रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं और जिन कंपनियों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है उन कंपनियों से थोड़ा सा दूर रहें। अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे कुछ ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं लेकिन आपको नहीं दिखती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीपली रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि भाई ये ऐसा ऐसा चल रहा है, पर बाकी वो ओपनली नहीं बोल सकते यूट्यूब पे माध्यम से या कोई भी। अब ऐसे में तो तुम हर नुक्कड़ पे एक ज्ञानी आदमी मिल जाएगा। जहाँ आप चाय पी रहे होंगे वहीं एक आदमी तुम्हें खड़ा होकर ज्ञान दे रहा होगा, यार ऐसा ऐसा कर ले। मैंने ऐसे ऐसा देखा जब मैं अपने घर में काम करा रहा था, एक के घर में छप्पर पड़ा था, उसने मेरे को आके ज्ञान दिया, बोला वास्तु के हिसाब से लेटरिन यहाँ होनी चाहिए। अरे यार भाई तेरे पास में लेटरिन है? बोला नहीं मैं तो बाहर जाता हूँ करने। तो भाई तू वास्तु के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? तो इसलिए जो भी कुछ करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। आज के लिए इतना है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी ब्रांच में बोलेगा जो मॉरल सपोर्ट होगी वो मैं आपको करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।